आज के लेक्चर में मैं आपको इंडियन पोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो यार, इसकी ही मेरे को मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलते हैं, हम इंडिया के पोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में, ठीक है, जिसको अभी जो है अवार्ड मिला है बेस्ट ग्लोबल पोर्ट इन इंडिया, ठीक है। तो आप ये एक फैक्ट जो है इसको याद रख लो, बेस्ट ग्लोबल पोर्ट इन इंडिया इज द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, द थर्ड टाइम इन अ रो इन द अटल शस्त्र मार्केनॉमी अवार्ड 2020, ठीक है। इसके पॉइंट्स तैयार करते हैं। मैं आपको ये जो ब्यूटीफुल सी प्रेजेंटेशन है, मैं आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप इसको एक बार रीड कर ले, ओके। इंडिया जो है वो 16th लार्जेस्ट मरीन कंट्री है, ठीक है। दीज आर द सम फैक्ट्स। एंड जो पोर्ट्स है वो रफली 95% जो एक्सटर्नल ट्रेड है एंड 70% बाय वैल्यू वो हैंडल करते हैं। जो पोर्ट्स है ना, वहां से जो ट्रेड जो होता है वो एक एफिशिएंट ट्रेड होता है। अगर आप मान के चलो कि रेलवे, चलो रेलवे तो हो जाएगा कि इंटरनल, है ना। तो अगर जब फॉरेन ट्रेड होता है तो वो ज्यादातर जो सस्टेनेबल होता है दैट इज फ्रॉम दी पोर्ट्स क्यों? क्योंकि वहां पे जो फ्यूल होता है, जो फ्यूल यूज होता है वो भी लेस होता है, ठीक है। और जो इकोसिस्टम, जो एनवायरनमेंट को जो इम्पैक्ट पहुंचता है वो बाकी जो सोर्सेज है जहां से हम कह सकते हैं कि जहां से ट्रेड किया जाए, जहां से जो वो जहां से ट्रेड किया जाए वो उससे फ्यूल खर्चा भी ज्यादा आता है, ठीक है, और एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट भी ज्यादा पड़ता है। लेकिन पोर्ट में ये एक एफिशिएंसी है, इसलिए जो है पोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन द प्रिपरेशन ऑफ द यूपीएससी। मैरीटाइम रूट इज यूज्ड टू इंपोर्ट। यहाँ पे इस पॉइंट में बताया गया है कि क्या क्या इंपोर्ट किया जाता है। जैसे पेट्रोलियम, आयरन, कोल एंड अदर क्रिटिकल गुड्स। और एक इसका डिसएडवांटेजेस भी है। आप जैसे सोच सकते हो जो मरीन लाइफ है, जो कोरल्स हैं, वो भी इम्पैक्ट होते हैं, मगर अब क्या कर सकते हैं। एक तो हमें ग्रो भी करना है, ठीक है, एक हमें ग्रो भी करना है, एक लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमें ग्रो भी करना है, ठीक है, लेकिन हमें जो है एनवायरनमेंट को भी बचाना है। तो जो हमें लेस एनवायरनमेंट इम्पैक्टिंग ऑप्शंस, और ये हमारे लिए सस्ता भी है। पोर्ट जो मरीन जो ट्रेड होता है ना, जो मरीन के द्वारा होता है वो इजी ट्रेड होता है, वो चीप होता है एज कंपेयर टू दी अदर, ओके। इसलिए भी हम यूज करते हैं। और ये भी एक फैक्ट है, आप इसको याद रख लो। इंडिया कोस्ट देयर आर 12 मेजर पोर्ट्स है, ठीक है। इंडिया की कोस्ट पे 12 मेजर पोर्ट्स हैं एंड द 205 माइनर पोर्ट्स है। माइनर पोर्ट्स कितने हैं? माइनर पोर्ट्स है 205 और मेजर पोर्ट्स कितने हैं? 12। सिर्फ 12 मेजर पोर्ट्स है और माइनर पोर्ट्स की गिनती ज्यादा है। एंड यहाँ पे लिखा गया है कि 6 न्यू मेगा प्रोजेक्ट्स आर टू बी डेवलप अंडर द सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट इज ऑल्सो अ क्रूशियल पॉइंट हेयर, ठीक है। हमने अब देख लिया कि हाँ भाई, थोड़ा फैक्ट जान लिए कि इंडिया में कितने पोर्ट है। इंडिया 16 लार्जेस्ट मरीन कंट्री है, ठीक है। और पोर्ट्स जो है 95% ट्रेड वहां से होता है। क्या क्या हम इंपोर्ट करते हैं? क्रूड, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, ठीक है। और इंडिया में 6 नए मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं विच इज अंडर द सागरमाला प्रोजेक्ट। अब हम पढ़ते हैं भाई पोर्ट्स को मैनेज कौन करता है, कि सारे पोर्ट्स जो है वो गवर्नमेंट मैनेज करती है या फिर प्राइवेट करते हैं। इसको पढ़ते हैं। हु मैनेजेस पोर्ट? पोर्ट कौन मैनेज करता है? आप अगर कोई गेस लगा सकते हो, अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो बढ़िया बात है, तो अगर नहीं पता तो हम पढ़ लेते हैं। मरीन ट्रांसपोर्ट इज इंडिया कंट्रोल्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर क्वेश्चन आए कि मरीन ट्रांसपोर्ट सिर्फ सेंटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, नहीं, स्टेट और सेंटर दोनों कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जो शिपिंग मिनिस्ट्री है दैट मैनेजेस द मेजर पोर्ट एंड द इंटरमीडिएट एंड द माइनर पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन विच पोर्ट इज लोकेटेड। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, ठीक है, तो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि ज्यादातर पावर किसको दी गई है? ज्यादातर पावर सेंटर को दी गई है। तो ऑब्वियसली ना, जो बड़े पोर्ट्स है वो कौन मैनेज करेगा? भाई सेंटर करेगा, क्योंकि सेंटर ज्यादा पावरफुल है स्टेट से, ठीक है। और जो छोटे मोटे पोर्ट है, मतलब
ऐसा भी नहीं कि वो ऐसे ही है पोर्ट, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन छोटे पोर्ट है, माइनर पोर्ट है, वो स्टेट मैनेज करती है, ठीक है। अब ये एक लिस्ट है जो पोर्ट्स है, एक वेस्टर्न कोस्ट पे कौन से पोर्ट्स है और एक ईस्टर्न कोस्ट पे कौन से पोर्ट्स है, ठीक है। तो वेस्टर्न पोर्ट के जैसे अगर इंडिया का मैं मैप बनाऊं, मेरी इतनी अच्छा नहीं है मेरा ड्राइंग, लेकिन कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया निचला पोर्शन इंडिया का, और इंडिया जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां पर ही पोर्ट होगी, ठीक है। थोड़ा गुजरात भी यहाँ से बना लेते हैं, या ठीक है, ओके, ठीक है। अब आप हंसना मत, मेरे को पता है कैसा है, ये मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन चलो अब समझने के लिए कर लेते हैं, ठीक है। सो वेस्टर्न पोर्ट और ईस्टर्न पोर्ट, सो वेस्टर्न साइड होगी ये वाली और ईस्टर्न साइड होगी ये वाली। सो लिख लेते हैं W एंड E। सो कोचीन पोर्ट केरला, ठीक है, केरला, फिर गुजरात, साउथ, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। सो अब देख सकते हो कि महाराष्ट्र में 2 पोर्ट है, एक साउथ मुंबई, एक वेस्ट मुंबई। साउथ मुंबई में जो पोर्ट है दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि जिसके बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा, ठीक है। तो आप इसको एक बार याद कर लो कि कौन सा पोर्ट है जिसको अभी अवार्ड मिला है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कहाँ पर वो स्थित है? वो स्थित है साउथ मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। और महाराष्ट्र में एक और पोर्ट है जो कि मुंबई पोर्ट है, वेरी इजी टू रिमेम्बर दिस, ठीक है। गोवा मोरमोगा पोर्ट एंड कर्नाटका मैंगलोर पोर्ट, गुजरात कांडला पोर्ट, केरला कोचिन पोर्ट। एक फिल्म भी थी ना जैसे कुछ कांडला पोर्ट के ऊपर, तो आप उसको रिमेम्बर कर सकते हो, गुजरात कांडला पोर्ट, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं ईस्टर्न पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। ईस्टर्न पोर्ट्स, सो तमिलनाडु चेन्नई पोर्ट। सो चेन्नई पोर्ट नाम है उसका, चेन्नई कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु पे। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, तमिलनाडु किस साइड पर है? तमिलनाडु ईस्टर्न साइड पर है, ठीक है। इंदौर कहाँ पर है? कोरोमंडल कोस्ट पे है, ठीक है। तमिलनाडु कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे है? तमिलनाडु पोर्ट पे। हल्दिया पोर्ट, ये भी एक बहुत फेमस पोर्ट है कोलकाता में। कोलकाता पोर्ट कहाँ पर होगा? कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। पारादीप पोर्ट जगत सिंहपुर उड़ीसा। टूटिकोरिन पोर्ट तमिलनाडु, टी से टूटी, टी से तमिलनाडु। विशाखापट्टनम वेरी फेमस पोर्ट, इट इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो मैं आपको एक कोई भी पोर्ट पूछती हूँ तो आप मन में गैस कीजिएगा, और जिसको इसका जवाब आ गया है तो वो कमेंट कर दे कि दीदी आई गॉट द आंसर, ओके। सो वेयर इज द एन्नोर पोर्ट? आई होप यू मे गेट द राइट, कोरोमंडल कोस्ट। एंड एक और करते हैं, दैट विल बी इजी। सो वेयर इज मुंबई पोर्ट? ओके सो जिसको पता चल गया कि मुंबई पोर्ट मुंबई में ही होगा भाई, वेस्ट मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। तो जिसने ये करेक्ट सोचा है वो कमेंट करके मेरे को बताओ कि किसने ये पहले सोच लिया था कि जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो किसको ये पहले जवाब आ गया था, ठीक है। ऑल पोर्ट्स इन इंडिया सिचुएटेड इन दी 9 कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑब्वियसली पानी के पास ही होगा ना पोर्ट। केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सो 13 मेजर पोर्ट्स हैं कंट्री इंडिया में, जो कि सबसे ज्यादा जहां पर ट्रैफिक होता है और जहां पर सबसे ज्यादा जो है कंटेनर लोड किए जाते हैं, ठीक है। कितने पोर्ट्स हैं? 13। सो हमने ये तो पढ़ा कि 12 मेजर पोर्ट है, ठीक है। वहां पर मेजर है मतलब बड़े हैं, मतलब वहां पर ट्रैफिक होगा, वहां पर ज्यादा ट्रेड आ रहा जा रहा होगा, ठीक है, ट्रेड हो रहा होगा वहां पर। और ये 13 पोर्ट है जहां पर सबसे ज्यादा जो है चीजें जो ट्रेड होता है, जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक होती है, ठीक है। वेस्ट कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, अभी हमने पढ़ा कि वेस्ट कोस्ट में कौन से पोर्ट है और ईस्टर्न कोस्ट में कौन से पोर्ट है, ठीक है। सो वेस्ट कोस्ट में जो पोर्ट्स है, मुंबई, कांडला। कांडला कहाँ पे था? गुजरात, ठीक है, गुजरात में था कांडला। मैंगलोर कहाँ पे था? कर्नाटका। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये कहाँ पे था? साउथ मुंबई, महाराष्ट्र। वधावन एंड मोरमोगो एंड कोची।
अच्छा, हमने पढ़ा कि 13 मेजर पोर्ट्स है, ठीक है। वेस्टर्न साइड पे कौन से पोर्ट है, एक बार रिवाइज कर लो। मुंबई, कांडला, मैंगलोर, जेएनपीटी, वधावन, मोरमुगांव एंड कोचीन, ठीक है। ईस्ट साइड पे कौन से पोर्ट्स है, चेन्नई, टूटिकोरिन, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, इन्नोर। सो स्टूडेंट्स, सो जो वेस्ट कोस्ट पे जो पोर्ट्स है, दैट इज मुंबई, कांडला, मैंगलोर, जेएनपीटी, वधावन के बारे में हमने लोकेशन नहीं पढ़ी है इसकी। आप मेरे को इसका कमेंट करके बताओ कि क्या लोकेशन है। अच्छा, वेस्ट कोस्ट पे जो पोर्ट्स है, दैट इज मुंबई, कांडला, मैंगलोर, जेएनपीटी, वधावन। वधावन की हमने नहीं पढ़ा है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। आपका ये टास्क है, अगर आपको पता है नहीं पता है, मेरे को बताओ कि कहां पर है ये सिचुएटेड, ठीक है। और जो ईस्ट कोस्ट पे जो मेजर जहां पे ट्रेड होता है वो है पोर्ट्स चेन्नई, टूटिकोरिन, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, इन्नौर, ठीक है। लास्ट वन जो इन्नौर पोर्ट है इज रजिस्टर्ड पब्लिक कंपनी विद द गवर्नमेंट ऑनिंग 68% स्टेक, ठीक है। सो भाई आप सोचोगे इसका बाकी का कहाँ गया, बाकी 100% नहीं है ये पीएससी, ये पब्लिक सेक्टर में नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हैड डन डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, सो मेरे को ये बताओ कि ये माइनर डिसइन्वेस्टमेंट है या फिर मेजर डिसइन्वेस्टमेंट है, क्या है ये। तो गाइस, स्टूडेंट्स, बच्चों, तो ये है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 51% से ज्यादा स्टेक अपने पास रखा है, ठीक है, अपने पास रखा है इन्नौर पोर्ट का। तो बाकी का जो है शेयर वो प्राइवेट सेक्टर के पास है, ठीक है। इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देयर इज पोर्ट ब्लेयर। सो पोर्ट ब्लेयर इज ऑल्सो we have listened this many times when we read the history. So पोर्ट ब्लेयर, मुंबई लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। सो मुंबई आप मेरे को बताओ ये पब्लिक है या प्राइवेट है, ये पब्लिक, ये मोदी जी ऑन करते हैं या फिर अडानी साहब ऑन करते हैं, बताओ मेरे को आप, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ईच पोर्ट इज गवर्न बाय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली कौन गवर्न करेगा, इंडियन गवर्नमेंट ही करेगी भाई, अमेरिका यूएसए तो करेगी नहीं। ट्रस्ट ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी डायरेक्टिव एंड ऑर्डर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, ट्रस्ट, अच्छा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज तो बना दिया गवर्नमेंट ने। अब बताओ काम कैसे करेगी, काम कैसे करेगी भाई, पॉलिसी द्वारा करेगी, बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ पॉलिसी डायरेक्टिव्स, ठीक है, ऑर्डर्स लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ वो वर्क करेगी। अच्छा, अब पढ़ते हैं मेजर वर्सेस माइनर पोर्ट्स। वैसे नाम से पता चल रहा है मेजर मतलब बड़े, माइनर मतलब छोटे। एक बार पढ़ लेते हैं क्या जाता है, कुछ शायद एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए, ठीक है। पोर्ट्स इन इंडिया क्लासिफाइड, ठीक है, इंडिया में पोर्ट्स को मेजर और माइनर में क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द जुरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिफाइंड अंडर इंडियन पोर्ट एक्ट 1908, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए भाई मेरे को बताओ कि जो इंडियन पोर्ट्स हैं उनको मेजर और माइनर में डिवाइड तो किया गया है, पर मेरे को ये बताओ कि वो किसकी जुरिस्डिक्शन, किस प्रोविजन के अंडर किया गया है, तो आप लिखोगे इंडियन पोर्ट्स एक्ट ऑफ 1908 के अंडर इसको किया गया है। सो जो 12 मेजर पोर्ट्स है, द गवर्न अंडर द मेजर पोर्ट ट्रस्टीज एक्ट 1963। पहले ही हमने पढ़ा कि जो मेजर पोर्ट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट संभाल रही है, ठीक है, उसके अंदर आता है। तो उसका एक्ट क्या है, मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963। एंड द माइनर पोर्ट्स जो है दे आर गवर्न अंडर द इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 एंड आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सो इस एक्ट के अंदर आप देख रहे हो कि दो चीजें आ रही है, ठीक है, दो चीजें आ रही है। एक क्या आ रहा है कि एक तो पोर्ट्स को किया गया है क्लासीफाई, ठीक है। दूसरा क्या है, पेन चेंज कर ले, हेलो। तो दूसरा क्या है, जो स्टेट के अंदर जो पोर्ट्स आ रहे हैं वो आ रही है इस एक्ट के अंदर, ओके, ठीक है। मेजर पोर्ट्स, अच्छा ये मैप है, मैप एक बार देख ले, मैप देख लो भैया, जूम कर ले इसको।
जो मैंने मैप बनाया था उससे ये कहीं गुना बेहतर है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ओके ओके, सो एक मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला था, आई नो आप मेरा लेक्चर पूरा लगा रहे होंगे, तो आपने कौन सा वो पोर्ट था, अच्छा मेरी बात सुनो कि ये आप देख लेना, ठीक है, एक बार आप मैप देख लेना। अच्छा देखो 205 पोर्ट है माइनर, ठीक है, 12 तो आप कर लोगे याद, और 205 सारे पोर्ट्स याद करने हैं, नहीं सारे पोर्ट्स क्यों याद करने हैं भाई, वो पोर्ट्स याद करो जो करंट अफेयर में है, ठीक है, करंट अफेयर में है, और जो मेन पोर्ट्स हैं उनको याद रखो, वेस्टर्न में कौन सा है, वेस्टर्न में कौन सा है और ईस्टर्न में कौन सा है, वो एक बार आप याद रखो, ठीक है, एक बार पढ़ लेना। ये देखो एक और चीज है, नए नाम, कांडला पोर्ट का नया नाम दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट, नहवा शेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पनाम्बुर पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट, सो भी मैंगलोर था कर्नाटका में ठीक है, अब इसका नाम ये हो गया है, इसका नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज नाउ चेंज टू नहवा शेवा। हम पढ़ेंगे इशू एंड चैलेंजेस। तो हाई शिप टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम के जैसे एक शिप है, ठीक है, तो इसके पास सामान है बहुत सारा, ठीक है, ये अपने सपोज ये नहावा शेवा पोर्ट पर पहुंच चुकी है, ठीक है, और अब इसको जो सामान है उसको अनलोड करना है ना, तो वो जो अनलोड पहुंच कर अराइवल पर, अराइवल, ठीक है, अराइवल एट हियर नाउ, यहाँ पर जो उसको टाइम लगता है टू अनलोड उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो आप देख सकते हो जो सिंगापुर है, ठीक है, वहां पर उसको कितना टाइम लग रहा है, एक दिन से भी कम, और इंडिया में कितने लग रहा है, मोर देन 2 डेज, मोर देन 2 डेज उसको टाइम लग रहा है टू अनलोड द कंटेनर। सो इससे देखो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जितना अगर जल्दी होगा तो उतना ज्यादा एफिशिएंसी होगी काम की। और इसको हम डिस्कस भी करेंगे कि गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, इसके अंदर क्या कर रही है सरकार हमारी, ठीक है। लॉन्ग इंस्पेक्शंस एंड स्क्रूटनी, जो इंडिया का कस्टम प्रोसीजर है क्विकली बिकमिंग डिजिटल हो रहा है, ठीक है। कार्गो एंड अदर शिपिंग एक्टिविटीज, अभी भी बहुत ज्यादा लेंथी इंस्पेक्शंस एंड एग्जामिनेशन हो रही है, वो इतना बड़ी बात नहीं है कि मतलब वो ऐसी बात नहीं है कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए, इंस्पेक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या है कि वही है ना, एफिशिएंसी चाहिए काम में, आप जितना काम को जल्दी कर लो उतना बढ़िया है, ठीक है, टाइम इतना लगाओगे तो फिर काम खराब होगा, अगर इतना टाइम लगाओगे तो फिर काम खराब होगा। टेक्नोलॉजी इशू भी है, ठीक है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी इतना डेवलप्ड है। वैसे यही है, अगर आप आज के डिजिटल जमाने में, ठीक है, यूज करोगे पेपर और आप नहीं जो आईटी सिस्टम यूज करोगे आईओटी के एरा में, तो कैसे काम चलेगा, तो इससे जो है काफी डिले होगा। तो इससे मतलब ये बाकी चीज क्या निकल के आती है कि इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट चाहिए। इशू विद रेगुलेशंस, रेगुलेशंस में क्या इशू, रेगुलेटरी सिस्टम स्ट्रिक्ट है, भाई ये जो इशू लिखा ना यहाँ पे, भाई स्ट्रिक्ट क्यों नहीं होना चाहिए, अगर कोई कुछ भी इंपोर्ट कर ले, वैसे ये बात नहीं है कि यहाँ पे ड्रग्स इंपोर्ट नहीं होते, इतना स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी सिस्टम करके क्या करेंगे, इतना स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी सिस्टम रख के क्या होगा, अगर आप जो ड्रग्स है, ठीक है, एक रिसेंट न्यूज आई थी जहां पर इस पोर्ट पर कितना ज्यादा ड्रग्स मिला था, ठीक है, बट उस इशू को नहीं न्यूज चैनल पे चलाया गया, रादर देन जो किसी स्टार के बेटे के शूज में एक जो थोड़ा सा ड्रग मिल गया, तो उसको न्यूज चैनल पर बार बार चलाया गया, बट ये इशू नहीं चलाया गया। तो यहाँ पर लिखा गया है रेगुलेटरी सिस्टम इज स्ट्रिक्ट, बट स्ट्रिक्ट का क्या फायदा जब आप ये चीजें भी आने दे रहे हो इंडिया में, ठीक है, अगर स्ट्रिक्ट इतना ना हो तो फिर क्या होगा। तो जो फॉरेन जो शिप्स हैं वो नहीं परमिटेड है इंडियन पोर्ट के अंदर आने के लिए। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस एंड लैंड एक्विजिशन, तो लैंड एक्विजिशन अगर आप जाओ इंडिया में तो मतलब कि एक डिफिकल्ट है टू एक्वायर द लैंड फॉर द फॉर द बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए भी लैंड एक्विजिशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। इशू विद द पीपीपी मॉडल, ठीक है, पब्लिक
private partnership. So majority of the port place strict restrictions on the private operators can do, when in terms of the categories of goods they can handle. So ये बताया, क्योंकि अगर जब प्राइवेट सेक्टर ज्यादा इन्वॉल्व होगा तो वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा, तो उससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट ज्यादा आएंगे, ठीक है. अदर्स इशू अंटिल रिसेंटली टैरिफ रेगुलेशंस, लैक ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस, जो कि अभी विजिंजम पोर्ट का इशू है. विजिंजम पोर्ट जिसकी गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं, जिसको डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन जो लोकल लोग हैं वो इससे एग्री नहीं हो रहे. भाई उनका भी एक इशू है, ठीक है, अगर आप उनको प्रॉपर दे रहे हो फैसिलिटीज के, हाँ यहाँ पर अगर पोर्ट बनेगा तो आपको जो फिशिंग करने का जो नुकसान होगा वो हम पे करेंगे, उनको भी क्या तकलीफ है, ठीक है. एक ये भी इशू होता है, एक रूमर्स भी होता है, एक रूमर्स नाम की भी चीज होती है, वो भी काफी फैलाई जाती है, तो इससे इम्पैक्ट पड़ता है. लेकिन हमेशा जो लोग हैं, जो लो लेवल पर लोग हैं, वो ही क्यों सफर करें डेवलपमेंट के नाम पर क्यों वो लोग सफर करें. भाई एक बार रिवाइज कर ले फटाफट कि पहले हमने क्या पढ़ा है, कि जो शिप टर्न अराउंड टाइम है वो एक इशू है. टर्न अराउंड टाइम पढ़ा है, क्या होता है, लॉन्ग इंस्पेक्शन और स्क्रूटनी करके, लेकिन फिर भी अगर हम रियलिटी में देखें तो बहुत सारा ड्रग्स इम्पोर्ट होके आ रहा है, तो इतना इंस्पेक्शन कहाँ जा रहा है. और रेगुलेशंस में इशू है, यहाँ पर स्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, ठीक है. इश्यूज विद पीपीपी मॉडल, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, उसमें इशू है. इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसे देखते हैं, इसका क्या माजरा है, क्या इशू है इसका. सो जो लीक्स होते हैं, ठीक है, जो कार्गो, जैसे सपोज वी आर दी वन ऑफ द मेजर इंपोर्टर ऑफ द ऑयल, राइट. तो ऑयल जब शिप से आ रहा है इंडिया की तरफ इंपोर्ट होके, तो काफी सारा जो है लीक हो जाता है इन दी ओशंस, जो कि पोल्यूशन क्रिएट करता है. यहाँ पे लिखा है एज वेल एज पोल्यूशन फ्रॉम ऑयल स्पिल. सो देयर इज सम लैक ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ फॉर एनवायरमेंटल, सो देयर इज सम लैकिंग बिहाइंड. यहाँ पे बताया कि कुछ इश्यूज हैं जहां पर हमारी जो एनवायरमेंटल रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो लैक कर रहे हैं. वैसे भी जब ट्रेड होगा तो थोड़ा बहुत तो लीकेज होगा, है ना, अनलेस आपके पास हाई टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके एनवायरमेंट रूल्स वो स्ट्रिक्ट हैं. सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ पोर्ट डेवलपमेंट. अच्छा देखो, जब भी कोई पोर्ट बनता है तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, है ना, तो वहां पर जो ऑलरेडी जो सेटलमेंट्स हैं, जो लोग वहां पर ऑलरेडी रह रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम आती है, वो डिस्प्लेस होते हैं. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, जैसे गंगावरम पोर्ट जो आंध्रा एंड मुंद्रा इन गुजरात, जैसे विजंजम पोर्ट, इसका अभी रिसेंट ही न्यूज में काफी चला था इशू, के जो लोकल पीपल हैं दे आर सफरिंग because of the development. In the name of the development, the poor always suffer. तो भाई गरीब हमेशा सफर करता है. Another major issue raised by fishing communities is the restriction of access to fishing areas in the vicinity of a port. आपको पता है कि कितने मिलियन लोग फिशिंग पर डिपेंड करते हैं, तो उनको भी कंसर्न आता है, क्योंकि वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं. यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, डेवलप यहाँ पर हो चुकी है, तो आप फिशिंग नहीं कर सकते. अनदर इशू है मैन पावर और लेबर इशू. भैया स्किल की बहुत प्रॉब्लम है इंडिया में. यूथ हमारे पास बहुत है, लेकिन वो स्किलफुल नहीं है, स्किलफुल यूथ नहीं है. सो मैन पावर डिक्लाइनिंग. वैसे भी हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, लेकिन ऐसा भी अगर होगा कि मैन पावर है लेकिन वो किसी काम की नहीं है, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग नहीं अच्छी है, मैन पावर नहीं अच्छी है, एंटी रिफॉर्म सेंटीमेंट एंड ऑल आर ऑल की कंसर्न. अच्छा ठीक है, हमने इश्यूज तो पढ़ लिए, है ना. सो अभी हम पढ़ते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है. हम पोर्ट बना रहे हैं, हम इस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो इसका सिग्निफिकेंस होगा ना. तो क्या होगा, लेट्स रीड दैट. रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट.
मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि जो जो शिपिंग के थ्रू जो ट्रेड किया जाता है वो सबसे लोअर कॉस्ट का होता है, सबसे लोअर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है। इंडिया रैंक 44 इन द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक इंडेक्स रिलीज इन 2008 बिहाइंड द यूएस एट 14 एंड चाइना एट 26। सो देखो यूएस 14 नंबर पे आ रहा है, चाइना 26 पर आ रहा है। यूएस और चाइना दो मेजर डेवलप्ड, एक डेवलप्ड है एक डेवलपिंग है, लेकिन ये भी डेवलप्ड कंट्री से कम नहीं है चाइना। अब इनका देखोगे कितने नंबर पे आ रहा है, ये 26 पे आ रहा है, यूएस 14 पे आ रहा है, और हम कहाँ आ रहे हैं, और हम कहाँ आ रहे हैं, हम आ रहे हैं 44th नंबर पे। तो देखो हमारा जो लॉजिस्टिक का कॉस्ट है वो कितना ज्यादा लग रहा है। अगर यही लॉजिस्टिक कम होगा तो जो चीजें हैं वो चीप होंगी, जिससे उनकी डिमांड और बढ़ेगी, जिससे ओवरऑल जो इकोनॉमी ग्रोथ है उसमें इंक्रीज होगा, है ना। So by 2022, India hopes to reduce its logistic cost from 14% GDP to less than 10% by employing coastal shipping and inland waterway, which are 60 to 80% less expensive. So India इस बारे में कर रहा है काम, ठीक है, आप चिंता ना करो, इंडिया इस बारे में काम कर रहा है। अच्छा, एक यहाँ पर एक टर्म आ रही है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी, सो ब्लू आपको आपने गेस कर ही लिया होगा, वाटर के रिलेटेड होगा, है ना। टर्म ब्लू इकोनॉमी रेफर टू ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, जो जहां पर ओशन, सीज, कोस्टल एरियाज and it seems for and it stems from a need for integrated conservation sustainability in maritime domain administration। अच्छा, जो भी मतलब कि ब्लू इकोनॉमी किससे रिलेटेड होगा, ओशन, सीज, कोस्टल एरियाज के रिलेटेड होगा, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी इन द मैरीटाइम डोमेन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो मतलब ब्लू इकोनॉमी क्या है कि ब्लू इकोनॉमी विच इज रेफर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है इन द वाटर, ठीक है, जो वाटर के जैसे ओशन सीज, ठीक है, इन सब में जो वाटर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या मतलब, भाई ट्रेड हो रहा है, ठीक है, फिशिंग हो रही है, ऐसी जो चीजें हैं इसको ब्लू इकोनॉमी बोला गया है। और इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 5 प्रोड्यूसर्स ऑफ फिश एंड फार्म्ड फिश, ठीक है, इंडिया वन ऑफ द टॉप 5 प्रोड्यूसर ऑफ द फिश। सिक्योरिटी चैलेंजेस, अच्छा सिक्योरिटी में क्या लिखा हुआ है, जो मैंने बात बताई थी, जो हमारे जब हम ट्रेड कर रहे हैं, है ना, पहले हमने पॉइंट पढ़ा है कि बहुत सारी चीजें हैं जहां पर रेगुलेशंस की जाती है और वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है, ठीक है, लेकिन ड्रग ट्रैफिकिंग फिर भी हो रही है, फिर भी ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है। और यहाँ पर लिखा है कि इंडिया क्यों हो रही है, क्योंकि एक तरफ हमारे वेस्ट की तरफ ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, और ईस्ट की तरफ म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस है। यहाँ से ड्रग ट्रैफिकिंग इंडिया में आती है, ठीक है, जिससे इंडिया में ड्रग इंक्रीज होता है। ये जो इलीगल प्रैक्टिस है दैट वुड बी curtailed by the port expansion, proper management, port resources which ensure the safety and communications of the sea lane। so भाई इसी के लिए ही हमें ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपको फिर बता रही हूँ कि लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ड्रग एंट्रिंग नहीं होती है, होती है। अब क्या कर सकते हैं, अब मेरे को कमेंट करके बताओ भाई। आप भी, हम सोल्यूशंस तो दे देंगे, लेकिन आपको पता है कि बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, तो जिन्होंने करना है ये काम वो कर लेते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस में हम पढ़ते हैं कि भाई ऑलरेडी चाइना श्रीलंका के ऊपर हम्बनटोटा पोर्ट बना रहा है ना, मतलब उसने बना ही लिया, हो ही गया कंप्लीट, और ये चाइना के पास है उसकी लीज। तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना सबको एक डेट ट्रैप में फंसाता है, ठीक है, पहले उनको लोन देता है, फिर वो इतना लोन हो जाता है कि वो भाई वापस नहीं कर पाते, फिर वो उसी के ट्रैप में फंसे रहते हैं। तो चाइना अपने आपको एक्सपैंड कर रहा है, हमें भी कुछ करना चाहिए, है ना, कुछ उसको काउंटर करने के लिए। चाइना, पाकिस्तान, जितना हमारे न्यूज चैनल्स पाकिस्तान का रोना धोते हैं कि पाकिस्तान ऐसा है वैसा है, पाकिस्तान से ये है वो, हमें पाक से इतना डर नहीं है जितना हमें चाइना से है, समझ रहे हो। चाइना चुपचाप आएगा, पता भी नहीं चलेगा। चाइना के पास जितनी टेक्नोलॉजी है ना, चाइना हमारे से बहुत आगे है, और कई ऐसे रिपोर्ट्स में तो पाकिस्तान भी हमारे से आगे है, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आप उन्हीं न्यूज को देखा करो, उन्हीं चैनल्स को देखा करो जहां पर सही इंफॉर्मेशन दी जाती है, ना कि एक पार्शियल इंफॉर्मेशन दी जाती है, और ना ही उन पर ट्रस्ट किया करो, ठीक है।
रीजनल इंटीग्रेशन जो साउथ एशिया, वन ऑफ द लीस्ट जो है इंटीग्रेटेड रीजन्स है वर्ल्ड के, जो साउथ एशिया है. एंड इट कैन हेल्प in India, Eastern Seaboard can help recreate an integrated hub spoke model for regional connectivity in the Bay of Bengal. तो हम बे ऑफ बंगाल से वहां पर ज्यादा इंटीग्रेशन सेटअप कर सकते हैं, ज्यादा ट्रेड वहां पर डेवलप्ड कर सकते हैं थ्रू द सी. अच्छा, अभी लेक्चर होने वाला है खत्म, ठीक है. बस ये लास्ट पॉइंट्स है, कुछ गवर्नमेंट की इनिशिएटिव देख ले भैया क्या कर रही है हमारी सरकार. यूनियन बजट ने 2021 में अलोकेशंस बनाई थी फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है, विद द पीपीपी मॉडल इन द ऑल मेजर पोर्ट्स. मेक इन इंडिया के तहत मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने कुछ जो गाइडलाइंस हैं राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल की अमेंड की हैं, लाइसेंसिंग कंडीशंस अमेंड की गई हैं, चार्टिंग ऑफ वेसल्स जो है वो प्रायोरिटी दी गई है जो कि वेसल्स इंडिया में बिल्ड हुए हैं, ठीक है, जो इंडियन फ्लैग्ड है एंड ऑन बाय द इंडियंस. नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल, एक पोर्टल बनाया गया है विच हेल्प द एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड सर्विस प्रोवाइडर, जहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. सरोद पोर्ट्स क्या है ये टर्म याद रख लो. सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल डिस्प्यूट, ठीक है, ये डिस्प्यूट रिड्रेसल बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग फॉर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए डेवलप की गई है. कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वहां पर सरोद पोर्ट्स सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट वर्क करेगा. अच्छा, ये आप पॉइंट रहने देना, ये 5th पॉइंट रहने दो, ठीक है, ये 1st पॉइंट भी रहने देना, क्योंकि ये जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी ना, ये मैं वीडियो बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, लेकिन ये डेटा पुराना है, तो आप ये दोनों, ये 1st और 5th पॉइंट रहने देना. आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू, मैं आपको नहीं चाहूंगी कि ये वाला पढ़ाऊं, ठीक है. ओके, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर इंडियन पोर्ट्स के बारे में समाप्त होता है और मैं एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगी. अगर आपको कुछ टॉपिक कोई समझना है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, वरना कोई धमकी नहीं है, बट मतलब नहीं तो फिर मैं अपनी तरफ से एक और नेक्स्ट टॉपिक अच्छा सा लेकर आऊंगी जो हम पढ़ेंगे अच्छे से और जानेंगे इंडिया और दुनिया के बारे में. तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए और ऐसे वीडियोस बनाने का अच्छा मन होता है. ओके, बाय बाय गाइस, बाय बाय स्टूडेंट्स.